ओके, yesterday we did discuss कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट्स हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन तरह के एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम क्लास 9th में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, दे आर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, और दे आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स हमें प्रोटीन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट प्रोटीन्स के बारे में हमें पता है, देयर आर बीन्स, देयर इज राजमा, देयर इज सोयाबीन। तो ये सारे प्रोटीन्स भी हैं और फैट्स भी हैं, ये भी प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फैट्स इन द टर्म्स ऑफ ऑयल्स व्हाट वी आर यूजिंग। तो क्या ये भी प्लांट्स, जब हमारा फोटोसिंथेसिस, हमें क्या पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है दैट इज टू सिंथेसाइज फूड, ठीक है। फॉर प्लांट्स, प्लांट इज सिंथेसाइजिंग फूड। फूड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमने इक्वेशन में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म है, तो प्रोटीन्स और फैट्स जो है उनकी नेचर कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है। तो ये भी क्या प्लांट से, ये भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं, बट हाउ आर दे प्रिपेयर्ड इन द प्लांट्स, कहाँ से आते हैं। अब हमें ये पता है कि जो प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, दे आर नाइट्रोजन रिच। प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन रिच होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन वो रिच होते हैं, आपको ये पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहे हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली, हमने प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की, तो कार्बन और ऑक्सीजन उसको वहां से मिल गया। उसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो उसको हाइड्रोजन भी मिल गई, ऑक्सीजन भी मिल गई। तो ये तीन चीजें तो उसको ऑलरेडी नेचर से मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन वाला, जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है ना, वैसे ही नाइट्रोजन भी एक और एलिमेंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इन तीनों में रिच होते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन में रिच होते हैं। तो नाइट्रोजन तो प्लांट ने ली नहीं, उसने तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया था। तो अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग द नाइट्रोजन। आप रिकॉल करेंगे कि हमारे आसपास इन द एयर देयर इज ओवर a large amount of nitrogen present in the gaseous form all around us. लेकिन plants जो होते हैं they cannot absorb this nitrogen in this form. तो soil में there are certain special type of bacteria जिनको हम जानते हैं, they are called as rhizobium bacteria. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, देयर आर अदर बैक्टीरिया आल्सो, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्पेशल बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करेगा, किसको कन्वर्ट करेगा, गैसियस नाइट्रोजन को, गैसियस मतलब जो नाइट्रोजन गैस एयर में प्रेजेंट है, गैसियस नाइट्रोजन को इनटू सम यूजेबल फॉर्म। ये हम पढ़ेंगे इन क्लास 8th एंड 9th, इसका पूरा साइकिल होता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है दैट विल बी कन्वर्टिंग, वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको वो ट्रैप कर लेगा, और कोई ये काम नहीं कर सकता है, नॉट इवन अस, वी कैन नॉट डू इट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ही एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और स्पेशली इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, यानी कि पीज, बीन्स, ऐसे सीरियल्स जो होती है ना, दालें जो होती हैं, दाल, वो सारे के सारे जो होते हैं दे आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, इन सिम्बायोसिस रहता है, हम डिस्कस करेंगे। और वो क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू सम यूजेबल फॉर्म, और ये जो यूजेबल फॉर्म है दैट इज रिलीज्ड इनटू द सॉइल। अब ये रिलीज हो जाता है इसको इनटू द सॉइल। अब सॉइल से क्या होगा, सॉइल से क्या होगा, that it will be, these soluble forms will be absorbed by the plants इसको absorb करेंगे along with the water, ठीक है, and then converted into the proteins जैसे कि peas, beans, दालें,
सोयाबीन, इनके इसमें कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि प्रोटीन रिच होती हैं। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हमें पता भी है कि प्लांट जो फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम जो होता है फर्टिलाइजर ऐड करते हैं इनटू द सॉइल, फर्टिलाइजर को भी ऐड करते हैं इनटू द सॉइल, जो कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, सो दैट दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है ना। तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दे कैन आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स फॉर अस। ऑलराइट, तो इसका मतलब प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों बनाते हैं। अब हमने ये सारा का सारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किया था। नाउ वी मस्ट नो व्हाट इज द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमें पता है कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। वो क्यों नहीं अपना प्रिपेयर कर पाता है? तो वन मोस्ट एसेंशियल कंडीशन इज कि इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है ना। तो जो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं दे डू नॉट हैव, सो वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं दे आर नॉन ग्रीन। हेट्रोट्रोफिक, जो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं वो क्यों नहीं अपना खाना बना सकते हैं एज प्लांट्स? बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन का क्या मतलब हुआ? दे आर नॉट ग्रीन इन कलर। ग्रीन, नॉन ग्रीन मतलब they do not have chlorophyll, that is why they are not green in color. They cannot synthesize their own food, so how do they survive? They derive nutrition from others, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो उसको हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इनमें आप लोगों ने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, जिसको हम अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कस्क्यूटा या अमर बेल होती है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइंब करती है, बिकॉज ये नॉन येलो है, इट इज येलो इन कलर। बहुत स्लेंडर होती है, बेल के जैसे, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है बेल है, तो बेल जो होती है उसकी स्टेम बहुत वीक होती है। तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर, एक ग्रीन प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर जाती है और अपने जो टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इस बेल में से सर्टेन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि उस ग्रीन प्लांट के अंदर पियर्स हो जाते हैं, और वहां से वो अपना सारा ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन। क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बना रहा है, और उसको हम कहते हैं होस्ट। जो ग्रीन प्लांट है वो होस्ट है, बिकॉज इट इज द वन विच इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दिस अदर प्लांट। ठीक है, एंड और आपने ये याद रखना है कि ये जो कस्क्यूटा है विच इज येलो इन कलर, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो ये होस्ट के ऊपर क्लाइंब करता है, वहां से सारा न्यूट्रिशन डिराइव करता है, और होस्ट प्लांट को डिप्राइव कर देता है, डेफिशिएंट कर देता है इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो ये हो गया हमारा पैरासाइट और ये हो गया होस्ट। तो इसका मतलब कि ये वो सिस्टम है या ये वो हेट्रोट्रोफ्स है जो कि होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, एंड दे आर डिप्राइविंग द होस्ट प्लांट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसको भी फूड चाहिए और इसको भी अपनी ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, लेकिन ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इससे डिराइव कर लेता है। तो जो फर्स्ट मोड ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है दैट इज पैरासाइट। तो पैरासिटिक मोड में या पैरासाइट्स जो होते हैं, दे आर द वंस व्हिच derive all their nutrition from the host plant and deprive the host plant of various nutrients. इसका मतलब ये उनको हार्म भी कॉज करता है। ये लिविंग टिश्यू के ऊपर या लिविंग प्लांट के ऊपर थ्राइव करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसको हार्म कॉज कर सकता है, because it is depriving it of its valuable nutrients. So this is the first mode of nutrition in case of heterotrophic mode of nutrition. अब आप लोगों ने you might have seen आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है हम खाने में एक वेरी फेमस vegetable which is called as mushroom. Yes,
मशरूम का क्या कलर होता है? मशरूम का भी कलर व्हाइट होता है ना? मशरूम अगर आपने देखा है तो वो भी नॉन ग्रीन है, इट इज नॉन ग्रीन, इट इज नॉट हैविंग एनी ग्रीन कलर इन इट। तो मशरूम जो वेजिटेबल मार्केट में हमें मिलता है उसका अम्ब्रेला लाइक होता है ना, ऐसे समथिंग ऑफ दिस टाइप है ना, यहाँ पर ऐसे से लाइंस होती हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऐसे होता है मशरूम, है ना? तो और आपने कई बार आपने ये भी नोट किया होगा जब रेनी सीजन होता है तो ऐसे छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ना ये ग्रो करते हैं हमारे आसपास गार्डन में, या फिर हमारे कहीं गेट के पास में, या कहीं वॉल में जहाँ स्लाइमी पैचेस है वहां पर ग्रो कर जाते हैं। आपको लगता है ये कहाँ से इनको, वेयर आर दे गेटिंग, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड हाउ आर दे गेटिंग इट? ठीक है, अगर आपने कई बार नोट किया होगा कि ब्रेड अगर बहुत देर हमारी बाहर रह जाती है तो ब्रेड के ऊपर भी एक ब्राउन से व्हाइट से स्लाइमी पैचेस आ जाते हैं, ठीक है ना? कई बार रेनी सीजन में आपने नोट किया होगा कि आपके अम्ब्रेलास, आपके शूज, आपकी बेल्ट्स, आपके बैग्स और क्लोथ्स जो कि किसी अलमीरा में पड़े हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा लाइट नहीं है लेकिन मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वहां पर भी ऐसे ग्रीन ब्लैकिश ब्राउनिश कलर के पैचेस या पाउडरी फॉर्म में कुछ आप टच करते हो तो आपको वो नजर आता है। पिकल्स के ऊपर बहुत कॉमनली हो जाता है, अगर वेजिटेबल्स गर्मियों में या फिर रेनी सीजन में बाहर रह जाती हैं तो उनके ऊपर भी एक वाइट कलर का पैच बन जाता है। तो these organisms are called as fungi. So mushroom is also an fungi. ठीक है, they have a mode of nutrition, they have a different type of mode of nutrition. ये जो होते हैं ये secrete करते हैं digestive juices, they secrete the digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये क्या करते हैं, dead and decaying matter के ऊपर एक solution secrete करते हैं and what they do is they absorb these nutrients from it. पहले क्या करते हैं, they secrete certain digestive juices on the dead and decaying matter, उसके बाद उसको convert कर देते हैं into a solution and then they absorb this solution from the dead and decaying matter. तो ये second mode of nutrient है जहां nutrition है, जहां पर कि organism takes nutrient in solution from dead and decaying matter, और इसको हम क्या कहते हैं, saprotrophic mode of nutrition. It is called saprotrophic mode of nutrition. ठीक है, तो ये सेप्रोट्रोफिक में डेड एंड डिकेइंग से डिराइव करते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म अपना सारा का सारा। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंजाई हो गया, इनको हम कहते हैं सैप्रोट्रोफ्स, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रोफ्स। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये फंजाई जो होते हैं पिकल्स के ऊपर, लेदर, क्लोथ्स, ऐसे सारे आर्टिकल्स में जहाँ जब एनवायरनमेंट हमारा ये टेम्परेचर हॉट होता है, हाई होता है और साथ में ह्यूमिड भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, तो ये बहुत ज्यादा थ्राइव करते हैं। आप बोलेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, इस सीजन में क्यों आ रहे हैं, एंड व्हाई नॉट वी सी देम वेरी पॉपुलरली ड्यूरिंग विंटर सीजन और इवन समर सीजन। तो इसका रीजन ये है कि जो फंजाई होते हैं ना, इनके स्पोर्स होते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं उनको हम कहते हैं स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, ये जो स्पोर्स होते हैं ये हमेशा एयर में ऑल अराउंड सराउंडिंग अस दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही उनको कोई राइट टेम्परेचर, राइट मॉइस्चर मिलता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज होकर हमें एज वो ब्राउन स्लाइमी पैचेस या ब्लैकिश ब्राउनिश स्माइली पैचेस दिखाई देते हैं ऑन लेदर, ऑन फूड, ऑन क्लोथ्स, डिफरेंट आर्टिकल्स में डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर हमें नजर आ जाते हैं। तो दिस इज हाउ दे ग्रो इन नेचर और they are present in the nature. ये जो organisms होते हैं ये this is the second mode of nutrition which is called as saprotrophic mode of nutrition and they are also heterotrophs. तो अब आप differentiate कर सकते हैं parasitic और saprotrophic में। Parasitic mode of nutrition में there is a living host जहां से कि nutrition derive कर रहा है, और in case of saprotrophic the host is dead and decaying, ठीक है। in case of parasitic mode वहां पर the parasite is causing, और the organism जो कि nutrition derive कर रहा है
वो होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, इट इज हार्मिंग, इट इज डिप्राइविंग इट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इन दिस केस इट कैन नॉट हार्म बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। अब आपने you have already read in your lower classes that there are certain group of plants which feed on insects। ठीक है, तो ये जो होते हैं they trap insects, digest them, and such plants are maybe green or non-green, they can be green और नॉन ग्रीन, इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं उनको हमने एसेंशियली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं इंक्लूड किया, लेकिन दे मे बी ग्रीन और नॉन ग्रीन, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं स्पेशली इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से, तो इनका जो लीफ का एपेक्स होता है, इट फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, लाइक यू हैव अ डायग्राम ऑन पेज नंबर 5। तो उसमें यहाँ पर एक जो लीफ होता है दैट डेवलप्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है जिसके ऊपर ये लिड की तरह कवर करता है। ठीक है, इट वर्क्स एज अ लिड। तो जब भी इंसेक्ट्स, और यहाँ पर देयर आर सर्टेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें कि बहुत स्लाइमी सा एक लिक्विड है, स्लाइमी मतलब स्टिकी सा लिक्विड है। तो जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर अप्रोच करता है नियर दिस, इट गेट्स अट्रैक्टेड, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स होते हैं, तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, एंड जैसे ही वो नियर आता है वो इसके बीच में जो स्टिकी लिक्विड होता है उसमें वो ट्रैप हो जाता है, एंड ये लिड जो है ऊपर से बंद हो जाती है। सो इट कैन नॉट एस्केप, वो एस्केप नहीं कर पाता है। और इस लिड लाइक स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें कि वो इंसेक्ट को दे किल दैट, उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ सच प्लांट्स गेट नाइट्रोजन। तो ये जो प्लांट्स है, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, दे ग्रो इन अ सॉइल व्हिच इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट। नाइट्रोजन डेफिशिएंट का मतलब उस सॉइल में नाइट्रोजन कम होती है। तो इन प्लांट्स को सॉइल से जो है वो पूरा नाइट्रोजन की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उनको नहीं मिल पाती है, तो दे ट्रैप इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, सो दे आर टर्म्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो ये बिकॉज दे कैन बी ग्रीन, नो डाउट दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, वो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन है वो कवर अप नहीं हो रही है। सो दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग दिस, दे आर ईटिंग द इंसेक्ट्स आल्सो। इसलिए इनको पार्शियल हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। इनको पार्शियल हेटेरोट्रोफ्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दे आर डिराइविंग from other sources also. They are not able to prepare their own food. They are able to prepare, but सारी की सारी जो nutritional requirement है वो उनकी नहीं पूरी हो रही है। तो यहाँ पर जो है they are also taking help, या कह सकते हैं आप nutrition जो है other sources से ले रहे हैं which they are not able to fulfill, and that is why they are termed as partial heterotrophs. Clear to all of you? Very good. अब आपने इस आफ्टर दिस वी हैव आल्सो लर्न्ड अबाउट दैट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी के साथ रहते हैं। पैरासाइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि दे आर लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी, लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ दे आर हार्मिंग द होस्ट प्लांट। लेकिन there are certain organisms which live together, they share shelter and nutrients, और ऐसी जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर एंड फूड, दोनों के दोनों चीजें वो शेयर करते हैं। ठीक है,
और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कुछ फंजाई है जो कि दे लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। द ट्रीज जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और फंगस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो नॉन ग्रीन होता है, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो फंगस जो होता है इट हेल्प्स इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर दोज ट्रीज। अब ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कहते हैं लाइकन्स। Lichens are such kind of organisms जिसमें कि okay, so these lichens में क्या होता है, there are two partners. One is chlorophyll containing partner, one which is alga जो कि green है, and it is green because it contains chlorophyll, and there is a fungus which is non-green. Obviously it cannot prepare its own food, ठीक है ना। अब क्योंकि अपना खाना नहीं बना पाता है तो दे लिव टुगेदर। फंजाई जो होता है इट प्रोवाइड शेल्टर वाटर, फंजाई जो होता है इट प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द alga। इन रिटर्न alga जो है इन सब चीजों की मदद से इट प्रिपेयर्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, या फिर इसको हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं। ऐसा ही सिम्बियोसिस हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ राइजोबियम प्लांट्स व्हिच आर लिविंग इन द रूट्स ऑफ द, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो वहां पर भी दे लिव इन। बैक्टीरिया जो है इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, बट बैक्टीरिया इज बीइंग गिवन शेल्टर by the plant, leguminous plant in its roots to stay there। एंड उसके रिटर्न में राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स को, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ट्रैप नहीं कर सकते, बट दे हैव टू प्रिपेयर प्रोटीन। तो वो उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ट्रैप करके उसको यूजेबल फॉर्म में कर देता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सॉल्यूशन, रिलीजेस इनटू द सॉइल, और सॉइल से फिर वो नाइट्रोजन पिकअप कर लेता है। तो ये दोनों आपस में दे आर लिविंग टुगेदर एंड हैप्पीली लिविंग टुगेदर, शेयरिंग शेल्टर एंड फूड इन कॉमन। एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक साथ रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। अब हमने ये इतना सारी चीजें पढ़ी, हमने देखा है कि कुछ फार्मर्स जो होते हैं दे स्प्रेड मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। तो आपने देखा होगा कि ये these are being added. Why do you think it is being added into the soil? हमें पता है कि प्लांट्स अगर हम कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे इन अ पर्टिकुलर सॉइल, तो वो जो प्लांट्स हैं दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड उनका जो अमाउंट, सो ये जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज कंटिन्यूस प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो डिक्रीज होते रहेंगे। और अगर वो डिक्रीज होते रहेंगे तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो ये जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना पहले, ये सारे के सारे दे आर प्रोवाइडिंग फॉस्फोरस, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम। और ये जो सब्सटेंसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर प्लांट ग्रोथ में इनको यूज कर लेगा तो सॉइल में इनकी अमाउंट जो है, और बाकी के भी बहुत ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी अमाउंट कम होती जाएगी। तो अब ये किसी ना किसी तरह से तो हमें रेप्लेनिश करना पड़ेगा। तो ये रेप्लेनिशमेंट जो है, replenishment of nutrients is done one by adding manure and fertilizer। एक्सटर्नली हम ऐड कर देते हैं, टाइम टू टाइम हम सॉइल में डालते रहते हैं ताकि जो प्लांट्स इनमें ग्रो कर रहे हैं उनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, वो हेल्दीली ग्रो करें और उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। कई बार प्लांट क्रॉप्स को हमें बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए टू मेक प्रोटीन्स, तो जो सॉइल होती है वो डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में जब हम क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नाइट्रोजन है प्लेंटी में हमें अवेलेबल है, हमें पता है प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं क्रॉप रोटेशन का। हमने एक सीजन में ग्रो की जिसको कि नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन नाइट्रोजन इन नेचर इतनी सारी अवेलेबल है, तो वाई टू यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, महंगी महंगी चीजें। हम क्या करेंगे, वी यूज अ वेरी इजी
एंड रिलायबल मेथड। हम क्या करेंगे, एक सीजन में हम अगर व्हीट ग्रो कर रहे हैं तो दूसरे सीजन में हम कोई बीन्स ग्रो कर देंगे, सोयाबीन ग्रो कर देंगे, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर देंगे। तो अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि उसकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो ट्रैप करेगा नाइट्रोजन, सॉइल को नाइट्रोजन रिच कर देगा नेचुरली। हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो कीजिए जो कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, और दूसरे सीजन में उसी फील्ड पे आप कोई भी ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर दीजिए। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को ट्रैप कर कर नाइट्रोजन रिच कर रहा है सॉइल को। तो सॉइल नेचुरली नाइट्रोजन रिच हो जाएगी, और नेक्स्ट सीजन में जब आप फिर से व्हीट या कोई और क्रॉप ग्रो करेंगे तो सॉइल विल बी एनरिच्ड विद नाइट्रोजन। तो सेकेंड मेथड है क्रॉप रोटेशन, जिससे कि आप लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल कैन बी रिगेन्ड बैक बाय द सॉइल। तो ये जो एंड हमें पता है कि इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी हो रही है। तो ये जो एसोसिएशन है बिटवीन द rhizobium bacteria and the leguminous plants, ये जो है it is a great significance to the farmers because they need not add nitrogen rich fertilizer जो बहुत महंगे होते हैं into the soil। अगर वो simply एक सीजन में wheat grow करके दूसरे सीजन में leguminous plants grow कर देते हैं तो soil उनकी naturally nitrogen rich हो जाती है। So that is all with this chapter.